Hello friends, once again welcome to Prayas Institute. My name is Mohit Sawant and as you all know, we are going through this very popular and very famous prelims PYQ practice series और इस सीरीज का आज हमारा डे 43 है जिसमें हम लोग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एनवायरमेंट सब्जेक्ट कह सकते हैं इसे, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। वैसे तो ये दोनों सब टॉपिक इक्वल वेटेज इसे दिया जा सकता है। ये दो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट का कहने का मतलब यही है कि अगर आप PYQ देखोगे तो इसमें इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा यूपीएससी ने PYQ प्रीलिम्स में पूछने की कोशिश की है। इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक है ये एक सेशन में कवर नहीं हो सकते, इसीलिए हम लोग ये पूरा टॉपिक 3 सेशंस में या फिर 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज इसका हम पार्ट 1 देखेंगे जहां पे मोस्ट प्रोबेबली हम सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा और फिर वील गो टू द PYQ वाला पार्ट। ओके, तो पहली तो चीज कि ये टॉपिक इसकी जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको थरो होनी चाहिए। कुछ चीज़ें फैक्चुअल भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई पोल्यूटेंट दिया है सपोजेडली, उस पोल्यूटेंट के बारे में आपको सोर्सेस पता होने चाहिए। उस पोल्यूटेंट के ट्रेडिशनल सोर्सेस तो सबको पता होते हैं, बट ऑब्सक्योर कुछ या फिर आउट ऑफ द लाइन कुछ सोर्सेस होंगे तो वो पता होना चाहिए। उसके इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस या फिर इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं, वो पता होने चाहिए। एंड उसका कुछ उस पोल्यूटेंट को बैन करने के लिए या फिर उस पोल्यूटेंट को रेगुलेट करने के लिए अगर कोई फॉर्मुलेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर नेशनल लॉ वगैरह कुछ किया होगा तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो पोल्यूटेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिर पोल्यूशन, ओवरऑल पोल्यूशन में दूसरा कुछ नहीं है। ओवरऑल पोल्यूशन कम करने के लिए टाइप ऑफ पोल्यूशन ज़्यादा फोकस नहीं होंगे। आई मीन नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इसमें सिर्फ एयर पोल्यूशन ज़्यादा फोकस हो सकता है या फिर हो रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे अच्छी तरीके से तो नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या फिर अदर कोई टाइप ऑफ पोल्यूशन ये ज़्यादातर नहीं फोकस होगा। ओके, तो अगर एयर पोल्यूशन फोकस हो रहा है तो आपको एयर पोल्यूटेंट्स पता होने चाहिए और एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में कम से कम जो पॉपुलर पोल्यूटेंट्स है, देर इज अ लिस्ट ऑफ 6 to 8 पोल्यूटेंट्स, पॉपुलर पोल्यूटेंट्स, उनके बारे में ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो बस पोल्यूशन पे दूसरी एक चीज है कि ओवरऑल पोल्यूशन को लेकर रेगुलेशन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर इंटरनेशनली क्या क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स पता होगी, AQI, या फिर जिसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स नाकी भी कहते हैं। सफ़र आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा, ठीक है। फिर बाद में आपने यूनाइटेड नेशन या फिर WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा होगा। ओके, जो ये सारी चीज़ें यूपीएससी ने PYQ में पूछी है, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें पोल्यूशन के बारे में फोकस होती हैं। तो बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो होनी चाहिए, फैक्चुअल भी, और थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एक बार यूपीएससी ने बेंजीन पोल्यूशन के बारे में पूछा था, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 6 to 8 पोल्यूटेंट की लिस्ट है, तो इन 6 to 8 पोल्यूटेंट में बेंजीन वहां उस वक्त नहीं था, लेकिन यूपीएससी ने बेंजीन पोल्यूशन के बारे में पूछा था। तो बाय अप्लाइंग सम कॉमन सेंस वी कुड हैव रीच द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द बेंजीन पोल्यूशन। तो इसीलिए ये सब कुछ हो सकता है। जब क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे मैंने कहा आज का डिस्कशन पोल्यूशन के बारे में है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ फॉर द डे। दैट इज क्वेश्चन 1, 2018 का क्वेश्चन है। हाँ, अगर कुछ देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है ये सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड। पर्टिकुलरली स्पेसिफिक इकोसिस्टम के बारे में दिया है, रिवर बेड इकोसिस्टम, और उसमें क्या हो रहा है, हेवी सैंड माइनिंग हो रहा है। तो कैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो सर यहाँ दिया है डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। तो सर आई डोंट नो अबाउट सैलिनिटी पर्टिकुलरली, क्योंकि सैलिनिटी अगर ये वर्ड यूज होता है तो वो ओशन के बारे में हमें पता है कि सैलिनिटी डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी वगैरह वगैरह, कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें हमें ओशन के बारे में पता है, बट अबाउट द रिवर आई डोंट नो या फिर वी डोंट नो। तो माय सजेशन वुड बी जस्ट होल्ड ऑन। हमारी जो टेक्निक है MCQ सॉल्विंग की, वो क्या कहती है कि द स्टेटमेंट यू डोंट नो, डोंट
take the conclusion on that statement, just hold on, read the other statement. If it is possible that you can get the answer from other statement as well. Okay, pollution of ground water, तो heavy sand mining हो रही है तो pollution तो होगा, so this is very basic. तो second तो obvious है, ये तो correct ही है, और second आपको दो ही आंसर्स में है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि दो आंसर्स आपके एलिमिनेट हो गए, you get the 50-50 वाला चांसेस, प्रोबेबिलिटी आपके आंसर आने की यहाँ पे बढ़ चुकी है. ओके, लेट्स रीड द थर्ड वन. तो थर्ड वन वैसे रीड करने की जरूरत है भी या नहीं, तो देखिए इस दोनों आंसर्स में बी और डी में तो थर्ड तो है ही, सो सर वी डोंट नीड टू रीड द थर्ड वन, इवन रादर थर्ड वन इज करेक्ट बट वी डोंट नीड टू रीड द थर्ड वन, क्योंकि वाटर टेबल तो कम होगा ही ना, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस अगर माइनिंग हो रही है तो. नाउ डिपेंडेंट ऑन द सैलिनिटी. सो फाइनली डिस्कशन इसी का हो रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि अगर फर्स्ट सही हो गया स्टेटमेंट तो आंसर वुड बी डी, अगर नहीं हुआ तो आंसर वुड बी बी. ओके, इन सच केस, ठीक है, क्या लॉजिक होगा, तो यहाँ पे सी सैलिनिटी अगर माइनिंग हो रही है तो रिवर में सैलिनिटी, रिवर बेसिकली पहले तो रिवर में सैलिनिटी होती है या नहीं, हाँ, तो रिवर का जो बेस है वहां की जो जमीन है उसमें जो साल्ट कंटेंट होगा वो जो डिजोल्व हुआ होगा पानी में उतनी ही सैलिनिटी इसमें होगी. और अगर आप सैंड माइनिंग कर रहे हो, ओके, तो इससे सैलिनिटी कम होगी या ज्यादा होगी, दैट इज अ डिजोल्व्ड साल्ट, तो ये इसकी सैलिनिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ये इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं है. सो heavy metal mining is does not affect the salinity in the river, decrease or increase. Okay, hence this is incorrect. तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये लॉजिकल एनालिसिस हो गया, या फिर ये दिस कम्स फ्रॉम द स्टडी. ओके, ये कहीं भी आपको सेम सिमिलर वर्ड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, या फिर सिमिलर स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगा. ओके, आपने इतना सिंपल लॉजिक भी लगाया कि व्हेन द वर्ड सैलिनिटी कम्स इनटू द पिक्चर वी डिस्कस इट रिलेटेड टू ओशन एंड नॉट अबाउट द रिवर. तो रिवर के सैलिनिटी इंक्रीज डिक्रीज आपने कहीं पढ़ा है क्या कि रिवर की सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ऐसा डिस्कशन तो हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं. ओके, कुछ भी हो जाए, तो इसीलिए ये तो इनकरेक्ट होगा एंड हेंस वी गेट द आंसर हियर इज बी. ओके, जो कुछ भी पढ़ा है उसी को स्टिक रहना है, उसी से कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करनी है. अगर नहीं पढ़ा है तो यू शुड बी कंफर्म और यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है सर, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता है. ओके, सो आंसर इज बी हियर. बाकी फैक्चुअल चीजें आई डोंट थिंक कि इसके बारे में कोई डिस्कशन या फिर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वापस 2018 का ही क्वेश्चन है. एक टर्म दी गई है जिसका नाम है कार्बन फर्टिलाइजेशन. ओके, तो कार्बन और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टर्म कहाँ यूज होती है, फर्टिलाइजर्स हमने देखा है, ओके, हमारे स्टडी में. और फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज होते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, राइट. ओके, ये तो पता है. तो कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या हो सकता है कि कार्बन कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर प्लांट ग्रोथ, दैट कैन बी कार्बन फर्टिलाइजेशन टेक्निक. इवन इफ आई डोंट नो द वर्ड कार्बन फर्टिलाइजेशन, मैंने कहीं वो पढ़ा नहीं है, तो एटलीस्ट ये तो मैं डिडक्ट कर सकता हूं. आर यू गेटिंग माई लॉजिक हियर माई फ्रेंड्स, यस और नो, राइट, करेक्ट, हाँ. तो ये तो मैं एटलीस्ट डिडक्ट कर सकता हूं. तो अगर आपने ये डिडक्ट कर लिया तो जस्ट देन रीड द स्टेटमेंट कि फर्टिलाइजेशन तो वो है, तो इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, सी इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, हाँ, फर्टिलाइजर क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करता है. ओके, तो ये तो सही जा रहा है अब तक, तो एटलीस्ट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और व्हाट एल्स, सनलाइट, इससे सनलाइट तो एबंडेंट क्वांटिटी में है ही, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, राइट. तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्लांट ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है. दिस कैन बी राइट. ओके, ये पॉजिटिव हो सकता है और ये हमारे लॉजिक को सूट करता है. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. इंक्रीज टेम्परेचर, ओके, ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. आधा स्टेटमेंट तो सेम है. ओके, बस इतना, इंक्रीज टेम्परेचर ऑन अर्थ. ओके, इंक्रीज टेम्परेचर ऑन अर्थ, तो इसे तो हम लोग कार्बन फर्टिलाइजेशन नहीं कहते हैं, इसे तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, राइट. सो दिस इज क्वाइट इनकरेक्ट, राइट. इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. तो इसे तो हम ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं सर, इसे भी हम लोग कार्बन फर्टिलाइजेशन नहीं कहते हैं. एडॉप्टेशन ऑफ
all living being on earth to the climate change brought by the increased concentration in the ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि all है तो all species या फिर all living being कैसे अडॉप्ट कर सकती है ना, कुछ कुछ living being सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इनकरेक्ट। तो एक ही बचा है और वी वेयर ऑन द राइट ट्रैक जो हम डिस्कस कर रहे थे, एंड द आंसर इज ए हियर। ठीक है, ये लॉजिकली हो सकता था। दिस क्वेश्चन इज कैन बी हैंडल्ड, दिस हैज टू बी हैंडल्ड। ओके, ये स्किप नहीं कर सकते आप। जो मैं स्किप कर सकता हूं वो भी मैं आपको हर रोज बता रहा हूं कि दिस क्वेश्चन इज इन द कैटेगरी ऑफ अवॉइडेबल या फिर अटेम्प्टेबल। ओके, अटेम्प्ट करना है या अवॉइड करना है, ये भी मैं कह रहा हूं, तो ये वो भी सेंस आपको आना चाहिए। ओके, if your attempt is, I am not saying that you have to reduce your attempt, but if your attempt is 80 plus, then rather you have to attempt, there is no option, you have to attempt 80 plus question in prelims, remember my friend। और अगर 80 plus attempt करने ही है तो फिर कुछ ना कुछ, सपोज आपके 20 छूट गए तो 20 में से कौन से छोड़ने हैं, that you have to choose is precisely, है ना। तो आंसर इज ए हियर। यहाँ पे कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में दिया है, इम्पैक्ट उसके क्या क्या हो सकते हैं, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, जैसे मैंने कहा इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक रेट। ओके, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2019, हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी। ओके, सीएनजी तो पता है हमें, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी के बारे में दिया है, which can be used as a fuel for buses in public transport। ओके, बसेस के लिए स्पेसिफिकली क्या स्टेटमेंट सही हो सकता है? मेन एडवांटेज ऑफ दिस HCNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। ओके, सुपरफिशियली अगर आप रीड करोगे ये स्टेटमेंट तो यू विल मार्क दिस स्टेटमेंट एज अ राइट। ओके, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द स्टेटमेंट प्रॉपरली। अगर आप कीवर्ड्स अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो तो यू विल फोकस ऑन द क्रक्स की कहाँ हमें ट्विस्ट किया है एग्जामिनर ने, या फिर क्वेश्चन जिसने फ्रेम किया है वो कैसे ट्विस्ट कर रहा है, कहाँ ट्विस्ट हो रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस वर्ड को आइडेंटिफाई किया है, दिस इज आवर कीवर्ड हियर। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एलिमिनेशन कैसे हो सकता है? कोई भी वर्ल्ड की कोई भी टेक्निक ले लीजिए आप, ओके, बायो रेमेडिएशन टेक्निक ले लीजिए कोई भी, या फिर वर्ल्ड की कोई भी अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स टेक्निक ले लीजिए आप, रिन्यूएबल एनर्जी ले लीजिए, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं क्लेम कर सकती दैट वी विल एलिमिनेट द एनी पोल्यूटेंट। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में दिया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कोई भी पोल्यूटेंट कंप्लीटली हम लोग एलिमिनेट कर दें ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ, अगर यहाँ पे रिड्यूस या फिर रिडक्शन होता तो शायद समझ सकते थे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेशन तो ये तो बहुत सही नहीं है, इसीलिए दिस गोज टू द नेगेटिव एंड। तो इसलिए ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने इसे डी मार्क करके आ गए और वो रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज यू कुड नॉट आइडेंटिफाई द कीवर्ड हियर। ओके, सो प्लीज आइडेंटिफाई द कीवर्ड। देन HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस द, यहाँ पे देखिए रिड्यूसेस दिया है, रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन। यस, तो ये तो फिर पॉजिटिव एंड है, क्योंकि नोबडी कैन क्लेम कि ये रिड्यूस नहीं कर रहा है। थोड़े भी 0.001% भी अगर इसने रिड्यूस कर दिया, सो इट रिड्यूसेस, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। ओके, तो दिस गोइंग ऑन टू द पॉजिटिव एंड। अगर ये पॉजिटिव को जा रहा है तो सेकंड स्टेटमेंट इज हियर, और एक ही इसमें सेकंड है, वैसे भी 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, तो यू गेट योर आंसर। यू डोंट हैव टू रीड रेस्ट 2 स्टेटमेंट ओनली। ओके, सो देखिए ये चीज होती है MCQ सॉल्विंग टेक्निक। अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई तो यू कैन एलिमिनेट और यू कैन सेव योर टाइम वेरी मच। बहुत ज़्यादा टाइम आप बचा सकते हो। मेरा तो मानना है कि अगर ऐसी तरीके से आप MCQ सॉल्व करोगे तो कम से कम 20 to 30 मिनट्स यू कैन सॉल्व इन दोज 2 hours। ओके, और अगर इतना टाइम बच रहा है तो फिर सर जो क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्टेबल नहीं है उसके बारे में सोचने को भी हमें वक्त मिल रहा है, एंड पीपल कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस एंड दे कैन गेट द मार्क्स। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि 130 प्लस मार्क्स किसी को आ रहे हैं प्रीलिम्स में या फिर GS में, तो वो इसी तरीके से आते हैं माय फ्रेंड्स। ओके, आई हैव टू टेल यू दिस कि वो बच्चे जो है कि जो 120 प्लस, सर हम लोग कट ऑफ क्रॉस करते करते हमें
प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं कि 120 प्लस 130 प्लस उनके स्कोर आ जाते हैं, तो वो ऐसे को क्या जड़ी बूटी खाने वाले लोग हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है माय फ्रेंड, दे डोंट हैव द मैजिक वंड विद देम, लेकिन वो ये टेक्निक्स यूज करते हैं। ये टेक्निक्स अगर आप यूज करोगे तो कॉन्फिडेंटली एक्यूरेसी भी बढ़ती है, टाइम सेव होता है। ओके, देखिए कितने बेनिफिट है, यू विल सेव योर टाइम, यू विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी, ओके, देन यू विल गेट द, अगर एक्यूरेसी बढ़ रही है तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस and you can address the unknown question also. Okay, so these are the benefits you will have if you solve such questions in this fashion. Okay, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इंफॉर्मेशन HCNG के बारे में यहाँ पे दी है मैंने आपको, तो यू कैन गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप। ओके, हाँ, तो अभी बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू बर्न करने से बहुत सारी गैसेस या फिर सारे पोल्यूटेंट ही एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मैंने ये क्यों वर्ड यूज किया अभी, सारे स्टेटमेंट, ऑल द पोल्यूटेंट्स, इन अ वे ग्रॉस या फिर एवरेजली अगर कैलकुलेट करें तो ऑल द पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू बर्निंग। तो लेकिन बच्चे फिर भी यहाँ पे ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग विल लीड टू नोवेयर। ओके, ओवर थिंकिंग, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि उनकी स्टडी ज़्यादा अच्छी तरीके से हुई है, या फिर ये स्टेटमेंट पढ़ के अरे ये तो बहुत इजी सवाल है, तो वो ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। एंड देल थिंक अबाउट कि ओके मोनोऑक्साइड तो होता है, मीथेन तो होता है, तो दो तो हमें पता है सर, 1 और 2, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ओके, तो देयर नाउ वी गेट कंफ्यूज बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, अगर ये दो है तो ओजोन, हाँ सर, तो ओजोन कैसे हो सकता है, तो ओजोन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसीलिए दिस इज रॉन्ग एंड आंसर इज ए हियर, क्योंकि ओजोन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ओके, तो सी जैसे मैंने कहा, इफ यू कैन अप्लाई कॉमन सेंस हियर, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ना कुछ बर्न कर रहे हो तो उसमें से पोल्यूटेंट बाहर निकलेंगे, और मैक्सिमम ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए, क्योंकि ये मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं माय फ्रेंड्स, अगर आप नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स देखोगे, जो मैंने बातें अभी इनिशियल लेक्चर सेशन शुरू होते वक्त बताई कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, सफर इंडेक्स अगर आप देखोगे या फिर WHO की गाइडलाइंस भी देखोगे, तो उसमें मैक्सिमम बार बताया गया है कि रेसिड्यू या क्रॉप बर्निंग से ज्यादा पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं। ओके, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ऐसे भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड इज देयर। हाँ, अगर ओजोन में आपको कंफ्यूजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीन अगर मार्क कर रहे हो तो यू गेट योर आंसर, इवन इफ यू हैव अ डाउट इन ओजोन वाला सेक्शन, राइट। यहाँ पे कौन से ओजोन की बात हो रही है, तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के बारे में या फिर ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। डेफिनेटली ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ पोल्यूटेंट, प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग। अगर आपको नहीं पता है अब तक तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि ग्राउंड लेवल ओजोन या फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ पोल्यूटेंट हियर। ओके, विच हैज अ प्रॉब्लम, क्या करता है वो, तो वो नाइट्रोजन के साथ मिलके पैरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट फॉर्म करता है, और फिर ये पैरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट आपका फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म करने में मदद करता है, विच इज अ हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस और द स्पीसीज ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये सारा लिंकेजेस आई होप आपने पढ़ा होगा आपके स्टैटिक सोर्सेस में से, तो आंसर हियर इज डी। डन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने दिया है कौन कौन से सोर्सेस या फिर कौन कौन से पोल्यूटेंट एमिट होते हैं, ओके, गैसेस एमिट होते हैं रेसिड्यू बर्न करने से। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। हाँ, वर्ड अगर थोड़ा नहीं हो पहचान का तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन, इतना भी अगर आप समझ लें कि अर्थ पे मीथेन के जो CH4 है हमारा मीथेन, उसके डिपॉजिट्स होने के लिए क्या क्या शायद यहाँ पे रीजंस दिए होंगे। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बस इतना ही दिया है, तो रीजंस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मीथेन हाइड्रेट नहीं पता है तो मीथेन एज्यूम करके चलिए, इसमें भी कोई ना कोई आंसर हो सकता है। लेट्स सी, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। ठीक है, हाँ, तो डिपॉजिट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि जहां कहीं मीथेन के डिपॉजिट्स हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सपोज दिस मीथेन हाइड्रेट इज ट्रैप्ड इन आइस क्यूब्स, आइसबर्ग्स, पोलर आइस क्यूब्स, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है तो वो मेल्ट होंगी, और अगर वो मेल्ट हो रही है तो उसमें से ट्रिगर हो सकता है मीथेन गैस।
सो दिस गोइंग इनटू द पॉजिटिव एंड, सही है सर, इसमें कोई गलत नहीं, और माइट भी दिया है, तो देर आर पॉसिबिलिटीज, स्पेसिफिक एक्सट्रीम एंड जाने वाला वर्ड नहीं है, तो इसे एम्बिगुअस नहीं ले सकते, ऑलवेज करेक्ट ले सकते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। यस, नहीं पता है सर तो जस्ट वी विल होल्ड दिस कि सोर्सेस कहाँ है। अगर आपको इस यहाँ पे आपने पोलर आइस के आप अगर एग्जांपल लिया इस स्टेटमेंट के लिए, तो आर्टिक टुंड्रा और अंडर द सी फ्लोर यही डिपोजिशन हो सकता है ना, राइट, यस और नो। तो ये तो सही हो सकता है, फिर भी अगर आपको नहीं पता सो लेट्स होल्ड दिस स्टेटमेंट। पहला तो अगर हम लोगों ने सही लिया है तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। मीथेन इन द एटमोस्फेयर ऑक्साइड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2, हाँ, तो मीथेन इन द एटमोस्फेयर ऑक्साइड्स रिएक्शन होती है इन कार्बन डाइऑक्साइड और कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, बट टाइम स्पैन क्या दिया है, आफ्टर डिकेड और 2, यानी 10-20 साल बाद ये होता है, तो 10-20 साल बाद ये हो सकता है, डेफिनेटली ये हो सकता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट हियर एंड हेंस वी रिमेन इन सी एंड डी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एरियाज जो हैं डिपोजिशन के, वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डिपोजिशन हो सकता है ना, ट्रैप हो सकता है मीथेन हाइड्रेट, तो ये तो सही हो गई। ओके, अगर ये सही है तो वी गेट आर आंसर डी। ओके, एम्बिग्विटी कहाँ लानी है या फिर कौन से स्टेटमेंट पे डाउट लेना है वो समझ में आना चाहिए बस। अगर वो समझ गए आप तो ऐसे सवाल तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन दिस स्टेटमेंट या फिर दिस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, ये हैव टू में आ रहा है ये सवाल, ओके, स्किप नहीं कर सकते। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है, गो थ्रू इट। नेक्स्ट वन, माइक्रोबीड्स के बारे में डिस्कशन है। ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग माइक्रोबीड्स रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। ओके, तो क्या है माइक्रोबीड्स? माइक्रोबीड्स आपने पढ़ा होगा, ओके, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें से रिलीज होने वाले छोटे छोटे प्लास्टिक के पोल्यूटेंट जिसे हम माइक्रोबीड्स कहते हैं, दे एंटर्ड इनटू द फूड चेन, बट विच फूड चेन एंड डिस्टर्ब द फूड चेन? बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, ओके। तो ये कौन से फूड चेन में एंटर कर रहे हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में डिस्कशन है या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में डिस्कशन है? लेट्स सी। सो दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम। यस, वैसे तो ये भी सही है, अगर नहीं पता है आपको माइक्रोबीड तो ये तो सही स्टेटमेंट हो सकता है, प्लेन स्टेटमेंट है कि हार्मफुल होंगे, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड द कॉज टू स्किन कैंसर। ओके, तो स्पेसिफिकली सी स्किन कैंसर के बारे में दिया है यहाँ पे। अगर कॉस्मेटिक्स यूज होता वर्ड तो शायद स्किन कैंसर हम लोग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड माइक्रोबीड जो कॉस्मेटिक्स में होते हैं उसके बारे में डिस्कशन है, तो स्किन कैंसर कॉज करता है और स्पेसिफिकली चिल्ड्रन में दिया है, तो चिल्ड्रन तो कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, तो टेंटेटिवली ये शायद रॉन्ग हो सकता है, शायद कह रहा हूं, अभी कंफर्म नहीं किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दे आर स्मेल इनफ टू बी एब्जॉर्ब, दे आर सॉरी स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड। अगर क्रॉप एब्जॉर्ब वो कर सकते हैं सो देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्जॉर्ब हो गए यानी उसको डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, और डिकम्पोजिशन हो गया और एब्जॉर्ब हो गए सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन द फूड चेन, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, तो फूड चेन में तो वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर ये तो गलत हो सकता है, ओके, क्योंकि ये जो उनका कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा ही नहीं, मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं, राइट। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड इन अ फूड अडल्टरेंट। फूड अडल्टरेंट में यूज नहीं होते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको कहा कि कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में यूज होता है माइक्रोबीड, तो ये भी गलत हो गया, तो 3 तो गलत हो गए। वी रिमेन विथ ओनली 1 ऑप्शन एंड दैट इज ए। इसी तरीके से आपको लॉजिक या फिर थिंकिंग प्रोसेस कैरी ऑन फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स कि सर फूड अडल्टरेंट में यूज होते हैं या नहीं होते ये तो हमें पता ही नहीं था, आपने बताया कॉस्मेटिक्स में तभी हम लोगों को पता चला। तो इसका जवाब मेरे दोस्तों ये है कि माइक्रोबीड्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था उस साल 2000, इवन 17-18 में भी डिस्कशन हुआ था, इसीलिए यूपीएससी ने माइक्रोबीड्स के बारे में आपको पूछ लिया, ओके। तो ये वेल नोन फैक्ट थी कि माइक्रोबीड्स बेसिकली इतना डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है, काफी इजी सवाल था उस साल के बंदों के लिए कि माइक्रोबीड्स है तो वो मरीन पोल्यूटेंट है, ओके, बस ये पढ़ के ही बच्चों ने मार्क कर दिया था, एंड दैट इज अ करेक्ट थॉट, क्योंकि वो स्टैटिक सोर्सेस में या फिर करंट अफेयर्स के करंट लिंक्ड स्टैटिक सोर्सेस में वो एक्चुअली डिस्कशन में था, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, प्लीज गो थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माइक्रोबीड्स। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 2020 का क्वेश्चन है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ओके, सॉरी, जस्ट वेट,
वेट अ मिनट माय फ्रेंड्स। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कशन है। ओके, इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू। तो कार्बन एमिशन यहाँ पे क्या ले सकते हैं मीनिंग, कार्बन एमिशन जो हो रहा है उस कार्बन एमिशन को क्या उस कार्बन एमिशन की सोसाइटी को क्या कॉस्ट उठानी पड़ सकती है, ओके या फिर क्या डिसएडवांटेजेस, क्या ड्रॉबैक्स, क्या इफेक्ट सोसाइटी पे हो सकते हैं, इसे हम लोग कहेंगे सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू पूछा है तो ले देखते हैं, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ एमिशन इन गिवन ईयर। ठीक है, तो ये तो प्लेन स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, जनरल स्टेटमेंट है, ओके इसीलिए हम लोग इसे पॉजिटिव ले रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सिटीजन्स बेस्ड ऑन बर्निंग दोस फ्यूल, तो इसे सोशल कॉस्ट नहीं कहेंगे ना, सिटीजन्स के लिए फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं कंट्री की, तो ये तो सोशल कॉस्ट नहीं हो सकती है। कॉस्ट का मतलब होता है कि इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव कार्बन एमिशन, राइट। सो क्या कॉस्ट हमें पे करनी है अगर हम एक्सेसिव एमिशन कर रहे हैं, तो ये तो यूसेज के बारे में है, इसीलिए ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है सर। एफर्ट्स पुट बाय अ क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडॉप्ट लिव इन अ न्यू प्लेस, नहीं, ये एडॉप्टेशन मेजर है, इसे सोशल कॉस्ट नहीं कह सकते हैं, हाँ इसे हम लोग इम्पैक्ट कह सकते हैं। ओके, तो ये भी गलत हो गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट, ओके ये भी नहीं, इंडिविजुअल के बारे में है। अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू द इंक्रीज इन द कार्बन फुटप्रिंट ये होता तो शायद सही हो जाता, लेकिन ये भी गलत है। सो वी रिमेन विद ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज ओनली वन। ओके सी मैंने ये लॉजिक, एक लॉजिक ये बताया था आपको कि try to read out the small statement, okay, and it is always the case that small statement would have been correct। पिछले इसमें भी वो हो रहा है कि नहीं, इसमें तो शायद सारे ही स्मॉल स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज अ स्मॉलर स्टेटमेंट, तो यूजुअली स्मॉल स्टेटमेंट सही होते हैं, यूजुअली कह रहा हूं मैं। तो ऐसे अगर बहुत ही ज्यादा अननोन क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो ऐसी कुछ ट्रिक्स लगाइए जिसकी बदौलत आप कुछ ना कुछ तो पा सकते हो आंसर्स। ओके, अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल ऐश कंटेंट्स, ओके कोल ऐश जो है, ओके वो क्या क्या, आर्सेनिक, लीड और मर्क्यूरी। सर शायद लेड आर्सेनिक तो है, लेकिन मर्क्यूरी के बारे में थोड़ा डाउट था कि मर्क्यूरी कोल ऐश कंटेंट करता है या नहीं है। सो अगर डाउट है तो लेट्स होल्ड ऑन, होल्ड दिस स्टेटमेंट, मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये तो स्टैटिक सोर्सेस में 100 बार कम से कम पढ़ा है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है, पावर प्लांट के सबसे ज्यादा बड़े दो एमिटर्स या फिर दो पोल्यूटेंट्स जो एमिट करते हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही दो ज्यादा पोल्यूटेंट है। दिस इज 100% करेक्ट। तो ये अगर करेक्ट है तो वी रिमेन विथ ओनली टू ऑप्शंस, दैट इज बी एंड डी। ओके, हाँ थर्ड वन देन, हाई एश कंटेंट ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। हाँ ये भी तो बहुत पुराना स्टेटमेंट है कि इंडियन कोल जो है आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड जो है, उसमें से यू टेल मी कि कमेंट सेक्शन में पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, इसमें से इंडियन कोल कौन सी कैटेगरी का है। ओके, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइड है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, सो प्लीज ट्राई टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम है ही इंडियन कोल का, तो दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट सर, बट स्टिल दोनों स्टेटमेंट में थर्ड तो है ही, इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं करते तो भी आ जाता। हाँ, तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक बार ट्रिक बताई थी, ऑल एनकम्पासिंग व्यूज लेना है, क्योंकि कोल ऐश में मर्क्यूरी नहीं है, ये दो है लेकिन मर्क्यूरी नहीं है। ऐसे आप अगर कहोगे तो माय सजेशन वुड बी कि सर आज नहीं है, बट इफ एनी साइंटिस्ट फाउंड आउट इन द अपकमिंग सेशन या फिर अपकमिंग ईयर्स कि सर मर्क्यूरी के एलिमेंट है उसमें, तो यू कैन नॉट डिनाई दिस। इसीलिए वी डोंट टेक एनी रिस्क एंड वी से दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑल इनकम्पासिंग व्यू लेना है ऐसे स्टेटमेंट के वक्त, एंड यू कैन मार्क टू द आंसर नंबर डी हियर। ठीक है, सो इजी वन अगेन, इसीलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक दिया है आपको, रूरल एरियाज में जो रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए क्या सस्टेनेबल वे यूज होता है, या फिर क्या क्या चीजें यूज होती हैं, ओके गुड्स या थिंग्स यूज्ड।
कॉपर स्लैग, यस कॉपर स्लैग तो बहुत कॉमन है, पता है सबको कि रोड कंस्ट्रक्शन में कॉपर स्लैग यूज होगी। अगर कॉपर स्लैग यूज होगी तो कोल कम यूज होगा, कोल कम यूज होगा तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। सो दिस इज क्वाइट करेक्ट। कोल्ड मिक्स ऑफ एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, ओके। जियो टेक्सटाइल, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन में दी है आपको कि क्या है, लेकिन स्टिल कैन वी थिंक अबाउट इफ यू डोंट नो अबाउट एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। कॉपर स्लैग ही पता है, बाकी नहीं पता है सर हमें, तो वी कैन एलिमिनेट दीज टू, ओके। सो वी रिमेन विथ ए एंड डी। तो यहाँ पे मेरे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बाकी यू डोंट हैव टू रीड सेकंड थर्ड, यू जस्ट हैव टू रीड द फिफ्थ वन। पोर्टलैंड सीमेंट यूज होता है कि नहीं? सी, अगर रूरल, जिसे हमें सीमेंट का रोड भी हम लोग कहते हैं, और एक दूसरा होता है आपका, ओके, जो वो उसे कार्बन से फॉर्म होता है, राइट। तो पोर्टलैंड सीमेंट, हाँ पोर्टलैंड सीमेंट यूज हो सकता है, होता है, बट दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल वे, या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकता पोर्टलैंड सीमेंट, इसीलिए ये रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे। अगर ये रॉन्ग हो रहा है तो यू कैन एलिमिनेट दिस वन and you get your answer here, right? Okay, I hope this is easy, right? जैसे कि मैंने कहा आपको, सी अगर आपको कॉपर स्लैग पता है तो you don't even need not to know about these technologies कि हॉट मिक्स क्या होता है सर, कोल्ड मिक्स क्या होता है, जियो टेक्सटाइल क्या होती है, ये आपको नहीं पता होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी को भी यही चाहिए कि दे डोंट वांट अस टू नो ऑल द टेक्नोलॉजीज, बट अगर ये सवाल 2020 में आया है एंड वी आर गिविंग आवर एग्जाम इन 2023, सो आवर रिक्वायरमेंट इज यू शुड नो ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल दिया है, प्लीज गो थ्रू इट, ओके, एंड गेट द आंसर हियर, ठीक है। ओके, सॉरी, हाँ, दिस इज, आई होप यू आर डाउनलोडिंग द पीडीएफ जो हम लोग प्रयास यूपीएससी पे शेयर कर रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, एंड यू आर गेटिंग दोज पीडीएफ्स, राइट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फैक्टर्स फॉर द एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पोल्यूशन। देखो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा सेशन के कि बेंजीन पोल्यूशन के बारे में एक बार पूछा था, तो सर आई डोंट नो, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एवरीवेयर देयर इज ऑटो, या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो कहा, या ये भी एक प्रकार, एक टाइप की बर्निंग ही है, और अगर बर्निंग है तो डेफिनेटली सारे पोल्यूटेंट उसमें होंगे, बेंजीन भी उस पे होगा, ओके। ये सवाल क्यों पूछा था? जब BS4 से BS6 को शिफ्ट कर रहे थे तो उस वक्त ये सवाल पूछा गया था, ओके, कौन कौन से पोल्यूटेंट है। तो फर्स्ट इज देयर, डेफिनेटली फर्स्ट इज देयर, तो कम से कम एक तो एलिमिनेट हो रहा है सर, ठीक है। यानी आपको यहाँ सोर्सेस पूछे हैं, बेंजीन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, राइट। टोबैको स्मोक, ठीक है, टोबैको स्मोक के बारे में, तो स्मोक एग्जॉस्ट ये भी एक प्रकार का स्मोक ही है, और टोबैको स्मोक ये भी एक प्रकार का टाइप का स्मोक ही है। तो सेकंड इज ऑल्सो देयर, तो सेकंड इज देयर, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है, राइट। तो यू हैव हायर चांसेस टू गेट द करेक्ट आंसर नाउ, क्योंकि 50-50 में हम लोग आ गए हैं। हाँ, बहुत बार वुड बर्निंग, तो वुड बर्निंग भी है ही, तो थर्ड तो वैसे रीड करने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी में है जहां से आपका स्मोक निकल रहा है, तो इसीलिए ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, 1 2 3। नाउ लेट्स डिस्कस फोर्थ एंड फिफ्थ, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, ओके, वार्निश्ड वुडन फर्नीचर। अगर आप वुडन फर्नीचर यूज कर रहे हो जिसमें वार्निश्ड किया गया है, हाँ, तो अगर वो बर्न करेंगे तो फिर वो एग्जॉस्ट हो सकता है या फिर बेंजीन पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि वुड है यहाँ पे। अगर वुड बर्निंग अगर दिया है तो वुड बर्निंग करने से वो हो सकता है, लेकिन यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, तो जब ये मैन्युफैक्चर होगा वार्निश वुडन फर्नीचर, तो उस वक्त बेंजीन पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, इसका डिस्कशन यहाँ पे शायद पूछा गया है। तो इसका ये तो शायद नहीं हो सकता है, राइट। यूजिंग वार्निश वुडन फर्नीचर, नो। यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉली यूरेथीन, ओके, ये एक वर्ड है जो आगे के सवालों में भी रिपीट आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये शायद सर आई डोंट नो अबाउट दिस वन, लेकिन ये तो गलत हो गया। तो अगर ये गलत हो गया तो दिस यू गेट एलिमिनेट दिस एंड यू गेट द आंसर हियर, ए, राइट। बहुत सारे बच्चों ने, आई वुड से कि 99% स्टूडेंट हैव रोट दिस वन, क्योंकि सर डी वाला आंसर, क्योंकि सर ऑल एनकम्पासिंग हम लोग ले रहे हैं, राइट। आपने तो कहा था, आपने खुद भी कहा कि पिछले कुछ सवालों में कि ऑल एनकम्पासिंग व्यू लेना है, लेकिन अगर डिटेल थोड़ा पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों ने NIOS का रेफरेंस भी दिया था कि सर NIOS में तो दिया है कि ये एक सोर्स है बेंजीन पोल्यूशन का वगैरह वगैरह, बट आई एम टेलिंग यू द ऑफिशियल आंसर की ऑफ यूपीएससी। यहाँ पे यूपीएससी ने ए आंसर दिया है, सो देयर इज नो डिबेट इन दिस,
ओके, एंड व्हाई दे हैव गिवन ए, जस्ट आई टोल्ड यू नाउ कि कैसे डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, है ना, राइट। हाँ, और फाइनली ये भी कहूंगा इस सवाल में, ये सारे चीजें डिस्कस करने के बाद, कि अगर आपने इसका आंसर डी भी लिख दिया, ओके, और ये गलत भी हो गया आपका, तो भी आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे मैंने कहा 99% बच्चों का अगर गलत हो रहा है तो आप उसमें एक्सेप्शन नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये रिलेटिव है ना हमारी चीजें, क्योंकि कट ऑफ फिर वैसे कम या ज्यादा हो सकता है, कि सारे क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, यानी एवरेज जिसका स्टडी अच्छा है उसके लिए। ओके, सो डोंट वरी इन दैट। एक बहुत सारे बच्चे एक ही सवाल लेके बैठ जाते हैं कि सर ये कैसे गलत हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है। प्लीज डोंट डू दैट। ओके, इससे आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सो आंसर इज ए हियर। और यूपीएससी को ऐसी आदत है एक दो क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करने की या फिर डिबेटेड डिस्प्यूटेड आंसर्स देने की, ठीक है। सो डोंट पुट योर ब्रेन इनटू द सच काइंड ऑफ डिबेट्स। ओके, यहाँ पे मैंने बेंजीन के बारे में दिया है, बेंजीन के यूसेजेस भी दिए हैं, प्लीज रीड दोज। ओके, सो दैट्स इट अबाउट टुडेज माय फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया, जहां तक हम लोगों ने 2020 तक क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की। जैसे मैंने शुरू में कहा था, आज हम लोग पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट हम लोग करेंगे, कल पार्ट 2 और सैटरडे को पार्ट 3, और ये सीरीज फिर एनवायरमेंट सीरीज हमारी कंक्लूड होगी, और नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमी शुरू करेंगे मंडे से, ठीक है। सो लेट्स मीट ऑन टुमारो रिगार्डिंग पार्ट 2 ऑफ पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, जहां में 2021 के आगे से हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। बाकी PYQ बुक्स के बारे में आपको पता है। आई होप यू हैव ऑर्डर्ड योर कॉपी टिल नाउ। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।